So, in today's session, in today's class, we are going to start Unit 5, or you can say chapter. Is it 7? Yes. System of particles and rotational motion. At very first, we will be talking about system of particles. What do we mean by system of particles? We know that matter is made up of atoms and molecules. So the collection of atom and molecules makes up the body. That collection of large number of particles is known as system of particles. You may start taking the notes. A large collection of particles, a large collection of particles which mutually interact with each other, which mutually interact with each other is called a system of particles, is called a system of particles. Now, our first job is to find a point of this system of particle जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी इस तरह से बिहेव करती है जैसे उसके पूरे के ऊपर फोर्स लगी हो. दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. सो the next thing that we are going to talk about is center of mass. Let's first write the definition. The center of mass of a system of particles, the center of mass of a system of particles is a single point where the whole mass of the body, where the whole mass of the body is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated. Full stop. This point moves in such a way when acted upon by an external force, when acted upon by an external force, as if the whole body would do so, as if the whole body would do so. So now our job is to find location of center of mass. कितने पार्टिकल सिस्टम के लिए? फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम. सबसे सिंपल केस है और यही हमारे सिलेबस में है. मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम सपोज कर लेना है जिसके अंदर सिर्फ कितने पार्टिकल्स हैं? कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल्स हैं. पहले पार्टिकल का मास डिफरेंट, दूसरे पार्टिकल का मास डिफरेंट. तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले. यू नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. व्हाई डू यू नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होंगे उनकी लोकेशन भी तो बताओगे ना. तो
तो मैं सपोज कर लेता हूं here lies my first particle. This is having mass m1, right? Its position in the coordinate system is given by position vector r1 vector. Okay, the second particle is lying here. This particle is having mass m2 with position vector r2. Now you told me that these two particles interact with each other, right? It means जो पहला पार्टिकल है ये दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच के रख रहा है, तभी तो ये सिस्टम बनाएंगे। और जो दूसरा पार्टिकल है वो पहले पार्टिकल को अपनी तरफ खींच के रख रहा है। तो पहले पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, किस दिशा में? अपनी तरफ। If I join this line, I can say कि इस तरफ एक फोर्स काम कर रही है जो कि किसके ऊपर लग रही है? फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर। कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? सेकेंड पार्टिकल। सो कैन आई कॉल इट F12? आप चाहो कोई और नाम रखना है तो रख सकते हो। हाउ डू यू रीड F12? फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकेंड पार्टिकल। इन द सेम वे फर्स्ट पार्टिकल इज ऑल्सो पुलिंग द सेकेंड पार्टिकल, तो सेकेंड पार्टिकल के ऊपर भी एक फोर्स लग रही है। द फोर्स acted upon by second particle is, let's say, F21, means force on second particle by first particle, right? Now let me suppose कि जो दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास है वो उनकी लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर लाई करता है। एट दैट आई विल प्रूव इट ऑल्सो कि लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ही लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, he being the first particle, I being the second particle, हम दोनों में ये एक लाइन ज्वाइनिंग है। तो अगर हम दोनों म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं विद सम अट्रैक्टिव फोर्स, तो हम दोनों का सेंटर ऑफ मास हमारी लाइन ज्वाइनिंग पे ही कहीं लाई करेगा। ये जो लाइन जा रही है इसी पे कोई पॉइंट होगा जहाँ पे हम दोनों का क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ अभी कि वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। मैंने नहीं कहा मिड पे, नॉट एट ऑल। मैंने उस लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया। अगर आपको लगता है कि मैंने मिड पे लिया, आप थोड़ा ऊपर नीचे लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बतानी तो इसकी भी लोकेशन है कि ये कहाँ पे है इस प्लेन में। तो इसकी लोकेशन बताने के लिए मैं एक और पोजीशन वेक्टर बना लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स कॉल दिस पोजीशन वेक्टर, अच्छा इसको बाहर निकाल के लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी भीड़ हो रही है। लेट मी कॉल इट RC। This RCM is giving location of center of mass. This point is center of mass. अब थोड़ी डायग्राम खुली बनाना, मैंने तो थोड़ी सब बहुत छोटी डायग्राम बना रहे हैं। How would you understand it at home? हाँ, घर जाके इसी को रेसिप्रोकेट करना, थोड़ा बड़ा बनाना इस डायग्राम को, वरना कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, चलो। देन अभी इंटरनल फोर्सेस तो कोई मोशन कॉज करने वाली नहीं है, लेकिन मुझे स्टडी करना है इसका ट्रांसलेटरी मोशन। तो मुझे बाहर से फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगानी पड़ेगी और सेकंड पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगानी पड़ेगी। लेट्स से कि मैं बाहर से फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता हूं F1 एक्सटर्नल। ओके, उसी तरह से मैं सेकेंड पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं। लेट्स कॉल इट F2 एक्सटर्नल। समझ पा रहे हो? सारे को सम अप कर दूं मैं एक बार फटाफट से। दो पार्टिकल्स लिए, दोनों सिस्टम बना रहे हैं, मतलब दोनों म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं। म्यूचुअली इंटरेक्ट करने वाली फोर्सेस कौन सी हैं? F12 F21 इंटरनल फोर्सेस हैं। दे विल नॉट कॉज एनी मोशन।
ठीक है। इनका मोशन कॉज करवाने के लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएंगे। पहले पार्टिकल के ऊपर कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाई, F1, और सेकंड के ऊपर कितनी लगाई, F2। तो अब मैं डेरिवेशन शुरू करने जा रहा हूं। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गई है, शुरू करें। सिंपल है। पहला, आप हेल्प करोगे इसमें मेरी। टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल तो बताएगा कितनी लग रही है। let me call it F1, total force. F1 is something else, F1 ext is different। बात समझना। फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कौन कौन सी लग रही है। एक तो F12 वेक्टर ये लग रही है, दूसरी F1 एक्सटर्नल। वेरी गुड। राइट। अब ये टोटल फोर्स कैसे दी जा सकती है। इट कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। नेट फोर्स जो लगती है किसी बॉडी के ऊपर वो किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है, m1 है, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स डिफरेंट है तो पता नहीं क्या एक्सेलरेशन होगी इसकी, तो उसको भी a1 लेना पड़ेगा। ये ऐसे ही आ जाएंगे, इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। In the same way, what will be the total force acting on the second particle? बताएगा कोई मुझे? That is going to be F2 vector is equal to F21 vector plus F2 external। उसको ठीक करके लिखूंगा, मतलब F की वैल्यू पुट करके लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, M2 A2 vector is equal to F21 vector plus F2 external। यही होगा। टोटल फोर्स देखने के लिए दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। एडिंग 1 and 2, आपको नोट्स लेने हैं साथ साथ में। तो M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर इज इक्वल टू F12 प्लस F21 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। आई होप दीज स्टेप्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। अब हमें एक बात पता है कि F12 और F21 एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। पहले पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई तो वो एक्शन हो गया, दूसरे पार्टिकल ने बदले में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई तो रिएक्शन हो गया। इनका सम किसके बराबर होगा, जीरो के। इफ एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, तो नेगेटिव ऑफ रिएक्शन को इस तरफ ले आओ। एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। कैसे, M1 A1 प्लस M2 A2 इज इक्वल टू, इनका सम जो है वो जीरो के बराबर, प्लस एक चीज मैं और कर रहा हूं, ये पहली एक्सटर्नल फोर्स है, ये दूसरी एक्सटर्नल फोर्स है। क्या इसको सिंपली F एक्सटर्नल लिख सकता हूं मैं, टोटल फोर्स दोनों का सम करके, F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल। साइड पे रीजन मेंशन करने होंगे आपको कि ऐसा क्यों आया। पहला रीजन तो ये है कि F12 और F21 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, तो ऑफ कोर्स इनका सम क्या होगा, जीरो। दूसरा, मैंने यहां पे अपनी मर्जी से F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल को टोटल F एक्सटर्नल के साथ डिनोट किया। ये दो रीजन है ये स्टेप आने के। अच्छा, क्या आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है मैथमेटिकली क्या होती है?
व्हाट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लिंग्विस्टिकली बोलते हैं हम, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्दर वेलोसिटी क्या होती है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर v की वैल्यू मैं पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? dr/dt। एक d/dt ऑलरेडी बाहर पड़ा है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? d²r/dt², क्योंकि दो बार डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो अब यही एक्सेलरेशन का इस्तेमाल यहां पे करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल जो है उसके लिए क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कौन है? तो d²r1/dt² प्लस d²r/dt² इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। यही आएगा मेरे पास। साथ में आप रीजन मेंशन कर दोगे साइड में कि जो एक्सेलरेशन होती है वो या तो dv/dt होती है या फिर d²r/dt²। बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है। ओके, मासेस कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं और नॉन वेरिएबल है, बदलते नहीं है मास कभी। तो इंटीग्रेशन के अंदर रखो या बाहर रखो, क्योंकि r1 r2 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, अगर मैं अंदर ले भी जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। मोर ओवर जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये m1 r1 वेक्टर के साथ आ जाएगा, ये m2 r2 वेक्टर के साथ आ जाएगा। d²/dt² दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन। तो मेरा ऐसा लिखना सही है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू d²/dt² m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। चलिए इसको इक्वेशन 3 बना के यहीं छोड़ देते हैं। हमने हिसाब किताब कर दिया अलग अलग पार्टिकल का। ठीक है, अब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की बात करनी है, जो जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा के, टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगा के, F1 और F2 एक्सटर्नल दोनों मिला के जितनी मैंने टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, अगर मैं वो सेंटर ऑफ मास पे लगाता तो सेम मोशन कॉज करती। इसका मतलब अगर बाय डेफिनेशन चले सेंटर ऑफ मास की, तो यही एफ एक्सटर्नल फोर्स अगर हम सेंटर ऑफ मास पे लगाते तो उसके लिए ये बात सच होनी थी। साथ में यहां पे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं, आप उसी सेम लाइन में लिखोगे। जो मैं नीचे लिखता जा रहा हूं आपको तो साइड पे लिखना, बिकॉज यू हैव द वाइडर साइड ऑफ द नोटबुक। कैपिटल एम आप सोच रहे होंगे क्या है? स्मॉल m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स का मास टोटल मिला के ही बॉडी का मास बनेगा, राइट? वही मास कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर उस जगह पे उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए जितनी तुमने दोनों पार्टिकल्स को मिला के लगाई थी, तो बॉडी का सेम मोशन कॉज होना चाहिए। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सेम चीज की वैल्यू नहीं दे रही, बस ये किसकी टर्म्स में दे रहा है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स की टर्म्स में। और ये किसकी टर्म्स में दे रहा है? सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में। सेम फोर्स लग रही है। बाय डेफिनेशन हमने यही कहा कि इंडिविजुअल लोकेशंस पे तुम टोटल जितनी फोर्स लगा के मोशन कॉज करोगे, अगर वो सारी की सारी फोर्स तुम एक ही पॉइंट पे लगा दो तो सेम टाइप का मोशन कॉज होगा, सेम अमाउंट का मोशन कॉज होगा। सेम अमाउंट से मेरा मतलब है सेम एक्सेलरेशन का मोशन कॉज होगा, यही कहा था हमने। ठीक है, तो अब ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कौन था? आरसीएम था। तो या तो एक्सेलरेशन को सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते या डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते। तो मैंने आरसीएम जो यूज किया यहाँ पे वो पोजीशन वेक्टर ही यूज किया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करो, क्या बनता है? इक्वेट इक्वेशन 3 एंड 4।
we equate 3 and 4, I'm certain to get capital M d square RCM vector by dt square is equal to d square by dt square m1 r1 vector plus m2 r2 vector. I'm going to get this. अगला स्टेप क्या होगा, इस m को नीचे ले आओ, यहां स्केलर है, कहीं भी घुमा लो मास को, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, फर्क तो उससे किसी ऑपरेशन पे पड़ने वाला नहीं है। ले आओ इसके नीचे, और डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, लेफ्ट राइट साइड से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। इसको ऐसा नहीं बोलते कि डिडक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली तो हमने यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन ली है, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। उसके इफेक्ट को, जैसे प्लस के इफेक्ट को माइनस खत्म कर देता है, माइनस के इफेक्ट को प्लस खत्म कर देता है, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको नीचे ले आए, तो अगर इसको नीचे ले आएंगे, अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू गेट दिस। बिलीव मी, आगे आपके पास ये स्टेप। अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, ये स्टेप लिखने के बाद अगले स्टेप में कैपिटल एम की वैल्यू भर दोगे, क्या m1 प्लस करो इसको, ये स्टेप लिखना है। इस स्टेप के बाद आपको अगले स्टेप में, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लोकेशन ऑफ center of mass for system of 2 particles. This was the derivation. I tried to reduce the step as much as possible. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखो तो काफी स्प्रेड करके ये डेरिवेशन दी हुई है। स्प्रेड करके क्यों देते हैं, बिकॉज दे वांट यू टू लर्न द बेसिक्स, जो मैंने आपको साइड पे बताया कि डबल डेरिवेटिव होता है, सिंगल डेरिवेटिव होता है, इंटरनल फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है तो उनका सम 0 होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। सो दिस एक्सप्रेशन गिव्स यू द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। यहां तक आपको करनी आ सकती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे केसेस हैं जो भी डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, ठीक है। सो रीच हियर, मेक द स्पेस फॉर स्पेशल केसेस। We will be needing the diagram, so let's keep it there. अच्छा, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो आपकी डेली लाइफ में कोई रोल प्ले करता है, आपको आपके आसपास की दुनिया को समझने की हेल्प करता है। वो सोशल मीडिया पे एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले कि एक जो हैमर है, एक हथौड़ा है, वो किसी टेबल के एज पे ऐसे फ्रीली लटका हुआ और गिर नहीं रहा हो। ये पिक्चर बड़ी फेमस हुई थी, तो सेंटर ऑफ मास को लेके ही थी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने आप को बैलेंस करना, अगर आपने SOS साइंस ऑफ स्टूपिड्स देखा है शो, तो वो जब साइकिल से गिर जाता है कोई या कहीं से भी गिर जाता है, तो जो मनीष पॉल है हमेशा किस चीज़ की बात करता है, सेंटर ऑफ मास की बात करता है। तो जब भी आप अपनी स्टेबिलिटी ढूंढते हो, आप अपने एक्चुअली सेंटर ऑफ मास को स्टेबल करना चाहते हो, ठीक है। जैसे ही उसकी लोकेशन बिगड़ती है आप बैलेंस खो देते हो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपके चलने उठने बैठने के लिए। एक चीज़ और है कि जब हमें चेयर से खड़ा होना होता है तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होते हैं, या जब हम कहीं से जंप करते हैं तो ऐसे स्ट्रेट खड़े रह के नहीं जंप करते, हम थोड़ा सा साथ में जब जंप करते हैं, व्हेन आवर फीट टचेस द ग्राउंड, तो हम थोड़ा सा हॉप लेके उठते हैं, जंप सा लेके उठते हैं, एकदम से नहीं सीधा खड़े रहते, उससे नीज पे चोट ज़्यादा आती है ना। या फिर अगर आप ऐसा करो कि आपने वो सी सॉ देखा है ना, पिंग जो होती है, उसमें बात करूँ मैं, पेंडुलम टाइप,
अगर उसमें आप बैठे हो प्लेटफॉर्म पे तब झूल रहे हो, तब आपका टाइम पीरियड कुछ और होगा। अगर आप उसमें खड़े हो जाते हो पकड़ के दोनों चेन्स को तो टाइम पीरियड कुछ और होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं? सेंटर ऑफ मास के थ्रू। यू यूजुअली सेज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, बट दैट इज रॉन्ग। द करेक्ट थिंग टू से इज कि अर्थ और मून मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। उन दोनों का एक सेंटर ऑफ मास है विच इज वेरी क्लोज टू अर्थ, ये भी मैं प्रूव करूंगा। इफ इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ तो वो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली सन के अबाउट घूम रहा है। दोबारा समझो इस चीज को। इट इज नॉट लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। It is actually the center of mass of Earth and Moon system which is revolving around Sun. The motion of the universe is not as simple as you have read in your lower classes. वो जो आपको हेलोसेंट्रिक मॉडल दिखाते हैं कि सेंटर पे सन है, उसके अराउंड प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं, इतना सिंपल नहीं है। तुम्हें ये भी सोचना है कि उस हेलोसेंट्रिक मॉडल की खुद की स्टेबिलिटी नहीं है। सन इज ऑल्सो गोइंग अगेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स बन रहे हैं वो भी आगे को चलते हैं। द होल सोलर सिस्टम इज फर्दर रिवॉल्विंग अबाउट समथिंग। इट मे बी अ ब्लैक होल और मे बी अ नियरेस्ट बिगर स्टार। ठीक है, तो उसका मोशन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो उन सभी की नॉलेज को और डीपली समझने या गेन करने में हेल्प करता है। This is where the center of mass is important to understand. अच्छा, इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। जैसे पहला स्पेशल केस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको। पहला स्पेशल केस है हमारे पास, अगर दोनों पार्टिकल्स का मास सेम होता तो क्या होता? क्या होना था अगर दोनों पार्टिकल्स का मास सेम होता? तो वो जो आरसीएम था एम कॉमन निकल जाता ऊपर से नीचे, ट्वाइस ऑफ एम बन जाता, आरसीएम क्या आ जाता? Does that mean उनका सम लेके हाफ किया है ना, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे लाई करेगा? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा? तो आप लिखोगे सेंटर ऑफ मास, तुम पूरा लिखना, लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ बॉडी या मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ओके, दूसरा केस है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे लाई करे तो बताओगे क्या होने वाला है? अब तुम बताओ, डायग्राम तुम्हारे सामने है, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, ये मान इसको मैं रेज कर देता हूं, दिस इज सेंटर ऑफ मास। अगर इस सेंटर ऑफ मास को उठा के मैं ओरिजिन पे लिख दूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बताओ जल्दी से। अगर इस सेंटर ऑफ मास को उठा के यहां से ओरिजिन पे रख दूं तो क्या होगा? कोई चीज जीरो हो रही है क्या? ये वाला डिस्टेंस, व्हाट डू यू कॉल इट? आरसीएम। यही तो आपका आरसीएम है, तो इसका मतलब आरसीएम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आरसीएम जीरो होने का मतलब ये सम, ये चीज जीरो के बराबर हो जाएगी। अच्छा, मैंने डिनोमिनेटर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो उधर जाके जीरो हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं ये चीज लिख देता हूं
तो आपको कोई प्रॉब्लम है इस चीज से या आपको समझ में ना आ रही हो? एक टर्म को उधर ले या नीचे ले, व्हाट डू यू सी? अगर ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाता है तो हम देखते हैं कि अगर R2 पॉजिटिव है तो R1 क्या है, अगर R2 नेगेटिव हो जाएगा तो R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वाइस वर्सा चलेगा ना इनका। तो इसका मतलब एक पार्टिकल उसी लाइन के लेफ्ट पे लाई कर रहा है, एक इधर लाई कर रहा है, सेम लाइन के ऊपर एक पार्टिकल किधर लाई कर रहा है, लेफ्ट के ऊपर, तो दूसरा किधर लाई कर रहा है। इसका मतलब उनका सेंटर ऑफ मास उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे ही है। दिस इज व्हाट आई सपोज्ड इन द बिगिनिंग, और मैंने कहा था कि बाद में प्रूव कर देंगे इस चीज को। तो यहां पे लिखो द सेंटर ऑफ मास lies at the line joining of two particles. The center of mass lies on the line joining of, या lies at the line joining of two particles. अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि मैं सीधा मैथमेटिकली करवाऊंगा तो तुम याद नहीं रख पाओगे इसको। मेरे सामने एक बेंच है लंबा, वो जो स्कूल्स में होता है ना, लंबा बेंच, ऐसे पतले वाला और लंबा। मैं उस बेंच के बिल्कुल मिड में खड़ा हूँ, बिल्कुल मिड में। मैंने प्रॉपर उसका मेजरिंग टेप लेके मिड पॉइंट निकाला है। अगर उस मिड पॉइंट पे मैं पुश करता हूँ तो टेबल आगे को जाएगा, यू नो दैट, ठीक है। अब एक काम करो, मैंने उसके एक साइड पे, लेट्स से दिस साइड, राइट साइड पे थोड़ी सी किताबें रख दी, 2 3 4 बुक्स रख दी। अगर अब मैं वही मिडिल पॉइंट से उसको पुश करूं, विल इट गो अहेड? क्या होगा? जैसे ही मैं यहां से पुश करने लगूंगा, वो साइड हैवियर है, इट विल ट्राई टू स्टे देयर, और ये एक आर्क सबटेंड कर लेगा। ये बेंच ऐसे एक आर्क सी सबटेंड कर लेगा। इसका मतलब आर्क सबटेंड कर रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन से कौन से मोशन में आना शुरू हो गया, ये रोटेशनल मोशन में आना शुरू हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं इसको सीधे चलाऊं अभी, तो यू सजेस्ट मी, मुझे इधर जाना चाहिए या मुझे थोड़ा सा इधर खिसक जाना चाहिए? हु टोल्ड यू दिस? योर एक्सपीरियंसेस। व्हाट डज दैट मीन? If the two sides or the two particles are of different mass, इधर मास ज्यादा हो गया था, इधर मास कम था, तो सेंटर ऑफ मास किधर को खिसक जाता है? हैवियर साइड को। किधर को खिसक जाता है? आई कैन प्रूव दिस फ्रॉम हियर। अच्छा, एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, ये तो आपने लिख लिया है, एक चीज और भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, किसी ने नोट किया? हाँ, एग्जैक्टली, R2 by R1 is equal to M1 by M2। अब मैं अगर दोनों पार्टिकल्स में से किसी एक पार्टिकल को हैवी सपोज कर लेता हूं, ठीक है, लेट्स से अगर M1 हैवी है, if M1 is greater than M2, तो इसका मतलब M1 by M2 की रेशो ग्रेटर देन 1 होगी। मानते हो ऐसा? इतना तो मैथ सबको आता है, ठीक है। अगर M1 ग्रेटर देन M2 है तो M1 by M2 की रेशो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अगर M1 by M2 की रेशो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो इसका मतलब R2 by R1 की जो रेशो है वो लेस देन 1 हो जाएगी। If M1 is greater than M2, that means R2 is greater than R1। जो पहला पार्टिकल था जिसका मास ज्यादा था, उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से। जो पार्टिकल हल्का था जिसका मास कम था M2, उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये तो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली बता ही दिया। वो साइड हल्की थी तो मैं उससे दूर शिफ्ट हो गया, ये साइड भारी थी तो मैं इसके नजदीक शिफ्ट हो गया।
इसका मतलब अगर दो पार्टिकल डिफरेंट मास के हैं तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ लाई करेगा, हैवियर पार्टिकल की तरफ लाई करेगा। अब अगर मैं आपको एक फैक्ट और बताऊं कि मैंने अर्थ और मून सिस्टम की बात की थी, अर्थ और मून सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किधर लाई करेगा, अर्थ के नियर या मून के नियर, अर्थ के नियर। एंड इफ आई टेल यू कि वो अर्थ की सरफेस के अंदर लाई करता है, वुड यू बिलीव इट? वो अर्थ की सरफेस के इवन अंदर लाई करते हैं, क्योंकि मास का कितने गुना ज्यादा का फर्क है, 100 गुना ज्यादा का फर्क है। अर्थ इज 100 टाइम्स हैवियर देन मून, यू नो दैट। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से खिसक के किधर आना चाहता, किधर आएगा, अर्थ की तरफ। कितना इधर आ जाएगा, इवन इट लाइज वेरी क्लोज और इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लो, इसी केस 2 में था, एक फैक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया कि लाइज ऑन द सेम लाइन। ये रेशो लिख के आपने ये लिख के कि अगर m1 m2 से ज्यादा है तो r2 ज्यादा होगा r1 से, नीचे लिख दो इसके स्टार डाल के। द सेंटर ऑफ मास of two particle system, the center of mass of two particle system lies closer to the heavier particle। बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, अभी तो आपने वेक्टर्स की फॉर्म में किया है ये, ठीक है। अगर इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना हो इसी रिजल्ट को, तो कैसे लिखेंगे? यहां तक सबको क्लियर है? रेज कर दूं, फिर मैं लास्ट पे आपको समझाऊंगा कि इसका क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है एग्जाम। सो आई डोंट नीड द डायग्राम नाउ, यू कैन रेज इट, आई डोंट नीड दीस केसेस आइदर। ये लगा के चलो कि आज के ये लेक्चर के बाद आपने अपना एक 5 मार्क्स का या एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो सिक्योर कर लिया है, राइट। केस 3 इन कार्टेशियन। अच्छा, इससे भी पहले जस्ट अ मिनट, इससे भी पहले अगर मैं बात करूं फॉर n पार्टिकल्स, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल मुझे सिर्फ 2 पार्टिकल्स का आएगा, मुझे 3 पार्टिकल्स का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है। तो क्या होगा, जो RCM होगा इट विल बी m1 r1 प्लस m2 r2। अगर थर्ड पार्टिकल भी हुआ तो क्या बन जाएगा, एंड सो ऑन। सपोज n पार्टिकल हुए तो यही बनेगा अपॉन, फिर ये पार्टिकल्स का मास भी उतना ही हो जाएगा, सबका ऐड करेंगे। इस चीज को कॉम्पैक्ट करके लिखने का तरीका क्या है, 10th में पढ़ा तुम लोगों ने, समेशन यूज करते हैं, mi ri, फिर i goes from 1 to n। अब तुम सोचोगे डिनोमिनेटर कहां गया, अरे बॉडी के सारे पार्टिकल्स का मास सम कर देते हो तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, बॉडी का ही तो मास बन जाता है, तो उसका समेशन से फिर कोई लेना देना रह ही नहीं जाता, तो उसको बाहर निकाल के लिख सकता हूँ 1/n, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा अगर ज्यादा पार्टिकल्स हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलो अब केस 4 कर सकते हैं यहां पे, कैसे, इन कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म। कार्टेशियन कंपोनेंट्स में क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हैं हम, जो RCM है ये है तो एक वेक्टर ही, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट तुम कैसे लिखते हो, जैसे R वेक्टर को तुम मोशन इन प्लेन में लिख रहे थे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, उसी तरह RCM को कैसे लिख लोगे, XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM
के क्या लिख सकते हो ना ऐसे। उसी तरह से इधर जो आर आई वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर डालना मत भूल जाना, जो आर आई वेक्टर है उसको क्या लिख सकता हूं, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। क्रैम मत करना, नहीं तो सिंबल्स में उलझ के रह जाओगे। आई का मतलब ith पार्टिकल, वो कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। अगर इन दोनों चीजों को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और उसके बाद आई कैप के कोएफिशिएंट्स को अलग कंपेयर कर लूं, जे कैप के कोएफिशिएंट्स को अलग कंपेयर कर लूं, के कैप के कोएफिशिएंट्स को अलग कंपेयर कर लूं, तो इक्वेशन ये जो होगी, इससे पहले हम कितनी बना चुके थे डेरिवेशन तक, 3 और 4 बना चुके थे, उसमें जो रिजल्ट बना था उसको 5 बोल दो, जो इधर रेशो वाला रिजल्ट बना था उसको 6 बोल दो, call it 7। तो 7th इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन 7 becomes, क्या बन जाएगी ये, आई कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर किए तो किसका रिजल्ट आ जाएगा, एक्ससीएम का। अगर एग्री हो तो ही बताना मुझे, या मैं स्टेप्स करके दिखाऊं। देखो आराम से सुनो, इस आरसीएम की ये वाली वैल्यू यहां भर दो, भर दी, दिमाग में भर दी ना। इस आर आई की वैल्यू यहां से उठा के यहां भर दी। समेशन एम आई 1/n को अंदर ले जाओ, इधर क्या होगा, 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई एक्स आई कैप, एग्री, प्लस 1/m समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई वाई आई इंटू जे कैप, प्लस 1/m समेशन फ्रॉम 1 to n एम आई जेड आई इंटू के कैप। आई जे के कोएफिशिएंट इस तरफ बन गए, आई जे के कोएफिशिएंट इस तरफ है। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, आई कैप के कोएफिशिएंट लेफ्ट और राइट से कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कौन था, सिर्फ एक्सएम एक्सीएम लिख दिया। इधर से कौन था, 1/m समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई एक्स आई, लिखो, लिखा पड़ा हुआ है। वो सब चीजें यहां करनी है दिमाग में। अभी तुम्हें मैथमेटिकली अपने मेंटल एबिलिटीज को बहुत बढ़ाना होगा, नहीं तो फिर इन्हीं सिंपल चीजों में अटके रह जाओगे। लिख के देखो, करके देखो, क्या ये स्टेप ऐसे ही आ रहा है जैसे सर ने बताया है। फिर जब मैं जे कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो मेरे लेफ्ट साइड पे जे कैप का कोएफिशिएंट कौन है, YCM, और राइट साइड पे कौन है, 1/n समेशन i is equal to 1 to n एम आई वाई। एग्री, आई तो पार्टिकल की गिनती है, ये वाली है, आई कैप जे कैप के कैप ऑर्थोगोनल बेसिस। इसी तरह ZCM का क्या आएगा, एम आई साथ में क्या आ जाएगा, Z। ये पता है कितना सिंपल चीज लिखी है मैंने, जो तुम ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये लिखना नहीं अभी जो मैं बता रहा हूं कि अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ जोड़ के समझना। तुम्हें लोकेशन निकालनी है ग्राफ पे सेंटर ऑफ मास की या बॉडी पे सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन तुम कैसे बताते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका x, y और z बता के। यूजुअली आप 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो तो x और y पॉइंट ही बताते थे। जैसे 3,4 का मतलब क्या होता था, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, y एक्सिस पे कितना है। तो यार ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स ही तो थे। अभी मैं किसके कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो उनके कोऑर्डिनेट ढूंढने का कोई फॉर्मूला तो हो। x कोऑर्डिनेट ढूंढने का फॉर्मूला ये है, y कोऑर्डिनेट ढूंढने का फॉर्मूला ये है, z कोऑर्डिनेट ढूंढने का फॉर्मूला ये है। अब तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है ये फॉर्मूला, ये मैंने सिग्मा वगैरह ऐड कर दिया, मैं नहीं करता सिग्मा ऐड, दिमाग में समझ लो इसको। एक्सीएम का मतलब है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3। सपोज करो एक बॉडी 3 पार्टिकल्स की मिलकर बनी हुई है, पहला पार्टिकल x1 पोजीशन पे लाई कर रहा था, दूसरा x2, तीसरा x3 पे। तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसका x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा,
वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। समझ गए? इसी तरह y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे तीनों के सेंटर ऑफ मास का, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरह अगर वो 3D में पड़ा होगा, जैसे इस रूम में तुम हो, दिस रूम इज 3 डायमेंशनल, ठीक है, या फ्लोर के अकॉर्डिंग देखो तो 2 डायमेंशन में, रूम के अकॉर्डिंग देखो तो 3 डायमेंशन में। तो z कैसे निकालेंगे, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन, अगर 3 पार्टिकल से मिलके बना है। कल मैं तुम्हें ये सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बॉडी के पास 3 पार्टिकल्स होंगे, 2 पार्टिकल्स होंगे, तब यही फॉर्मूलाज लगा के उनके x, y और z कंपोनेंट निकालेंगे, उसी को सेंटर ऑफ मास बोल देंगे। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, एक जगह है, वो जगह के कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं, उसके x, y कंपोनेंट्स बता के। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा क्या समझा रहा है, ठीक है? अच्छा, पर एक बात मेरे को एक्चुअली बताओ कि मैंने तुम्हें ये चौक दे दिया, डू यू बिलीव it has large number of particles? Are they forming any system? Yes, they are mutually interacting with each other. Can you count those particles? Because if you count, you can apply the formula. If you can't count, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कितने पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 1000 हैं, करोड़ हैं, कितने हैं? तो कहां तक एक्सटेंड करोगे फॉर्मूला इसका? मोर ओवर, मैंने इसको दे दिया, इसने इसके 10 टुकड़े किए, उसको दिया उसने 50 किए, उसको दिया 100 किए, मैंने 1000 किए, तो क्या यहाँ पे उन टुकड़ों की गिनती फिक्स है? अगर आप टुकड़ों का साइज छोटा करते जाओ तो आप अनलिमिटेड टुकड़े बना सकते हो इसके। अनलिमिटेड का मतलब है वही लाखों करोड़ों, बहुत ज्यादा हो गए। तो तब प्रैक्टिकली इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना, बताओ क्या करें? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कोई मासिव पार्टिकल थोड़ी है, सेंटर ऑफ मास तो एक जगह है, एक लोकेशन बॉडी की, जहां पे उसका सारा मास ऐसे लग रहा है कि वहीं पे पड़ा है, लग रहा है। क्या करेंगे इसका जवाब है किसी के पास? क्या बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? लेकिन टुकड़ों की गिनती फिक्स नहीं है, तो एट द एंड जब सबको जोड़ना होगा, क्योंकि समेशन तो करना ही है, तो क्या यहाँ पे काउंटिंग वाला समेशन करेंगे जो 10th तक करते थे, या +1 वाला इंटीग्रेशन वाला समेशन करेंगे? इंटीग्रेशन का मतलब भी तो अकमुलेट करना होता है, चीजों को इकट्ठा करना होता है, और इंटीग्रेशन लगाते कहाँ पे? जहाँ पे टुकड़ों की गिनती फिक्स ना हो, वो आर्बिट्रेरी है। तो वहां पे एक तरीका क्या है कि इसको इंटीग्रेशन के जरिए डील करो, तो उसका केस बनेगा लास्ट आज का। और ऐसी चीज को पता है क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो लिखो, फॉर ए कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इसको यूज करवाऊंगा मैं, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन को। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए गिवन रॉड ऑफ लेंथ है, तो करेंगे अगले लेक्चर में। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमने छोटे छोटे टुकड़े किए और किसी भी एक टुकड़े का x कंपोनेंट निकाल लिया, तो टोटल निकालने के लिए उसका क्या कर दिया, dm वो स्मॉल टुकड़ा है इस चौक का, ठीक है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देख रहे हो कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है, ये ध्यान से देख लो। 1/m वैसी समेशन क्या बन गई, इंटीग्रेशन, x कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो x, यहाँ पे पार्टिकल का खुद का मास लिया था, यहाँ पे उस टुकड़े का मास लिया है जिसमें तुमने उसको तोड़ा है। तो कंप्लीट एनालॉजी है, ऐसे तुम ये नहीं बोल सकते कि पता नहीं कहां से आ गई चीजें। तो इसी से अफेक्ट होके ये बना है, बस यहाँ पे गिनती हो सकती थी और यहाँ पे गिनती नहीं हो सकती। तो आप पार्टिकल्स का मास लेने की बजाय उन टुकड़ों का मास ले रहे, टुकड़ों की गिनती का कोई अंदाजा नहीं है, कौन कितने बना सकता है, तो समेशन की बजाय यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। उसी तरह YCM बनेगा और उसी तरह फाइनली एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन यहां तक तो आएगा ही आएगा
साथ में कोई भी केस क्वेश्चन के साथ लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में पूछना है, तो आई विल फ्रेम द क्वेश्चन, जैसे मुझे प्रॉपर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है। डिफाइन सेंटर ऑफ मास, derive an expression for the location of center of mass for a system of particles having 2 particles, या for a system of 2 particles. Also express the result, या also express the location of center of mass in terms of Cartesian coordinates. तो यहां तक करके फिर ये तीनों रिजल्ट लिखने होंगे। ये या मैं कहूंगा also express the result for continuous mass distribution, तो यहां तक करके ये तीनों चीजें लिखनी होंगी तुम्हें साथ। या यहां तक पूछ के मैं कहूंगा कि show that the center of mass lies on the line joining, फिर वो चीज करनी पड़ेगी r2 is equal to m1 by m2 minus r1। या मैं कहूंगा कि prove that if the center of mass lies at origin, तो the ratio in which the center of mass divides the line joining is in terms of mass। वो तुमने देखा था ना यहाँ पे, अगर r2 by r1 था तो m1 by m2 था, यानी कि जो डिवीजन की रेशो है वो मास की रेशो पे डिपेंड करती है, ठीक है। या मैं वहां पे कह सकता हूं कि प्रूव करो कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लाइज क्लोजर टू द हेवियर पार्टिकल। यहां तक तो क्वेश्चन सबको सेम मिलेगा। उसके बाद जो केस मुझे पूछना होगा वो मैं पूछूंगा। अगर आपको कोई केस नहीं पूछा होगा तो आप आंसर यहीं तक रोक दोगे। ऐसे घबरा रहे होगे तो उनके सर ने एक दिन में इतना लंबा आर्टिकल करवा दिया। आर्टिकल तो यहीं तक था बेटा, आर्टिकल तो यहीं खत्म हो गया था। उसके बाद तो इसके स्पेशल केसेस करवाए हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करता है, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करता है तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0, यानी कि HCM भी 0, YCM भी 0, ZCM भी 0। ये तो ये समेशन भी 0 के बराबर, ये समेशन भी 0 के बराबर, और ये समेशन भी, इवन ये इंटीग्रेशन भी 0 के बराबर, ये इंटीग्रेशन भी 0 के बराबर, ये इंटीग्रेशन भी। दिमाग खोल के, तुम 10th से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हो, मैंने तुम्हारी ही नॉलेज यूज की है। बता दो अगर कोई नई चीज आई है यहाँ पे। ना तो इंटीग्रेशन नहीं है, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ना न्यूटन के लॉ नहीं है। सब पुराने कॉन्सेप्ट्स को, पुरानी रेसिपी, मतलब पुराने इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक नई रेसिपी बनाई। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।